वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाँ जी, क्या ऑनलाइन में मेरी आवाज़ ठीक है? दो बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, एक शुभी है और एक आरोही है। क्या दोनों बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। आरोही की आवाज़ मुझे नहीं आई। आरोही मुझे मैसेज कर पाएगी यहाँ पे? चैट पे बात कर पाएंगे? ओके ओके ओके। आरोही से आज पहली बार ही मुलाकात हो रही है मेरी। आज आपका पहला क्लास है? ओके ओके। आप कौन से स्कूल से हो आरोही? ये कहाँ पे है? इंदौर में ही है या कहीं और है? ओके 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 ओके। तो आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे या आज ऑनलाइन है बस? ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक। तो ऐसे तो अपनी इंट्रोडक्शनर बात हुई है, इंट्रोडक्शनरी बात अपन ने थोड़ी सी करी है, थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करी है, राइट। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर करूंगा आज से, और आज से हम थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में एकदम नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे पहले कंसेप्ट बनाऊंगा। हो सकता है जो लास्ट बात करी हो आज एक बार वापस उसको शुरू करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से सब्जेक्ट की बातें, एक बार फिर और कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। उसके पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, आप उसे समझिए। ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वर्कबुक है जो मैं आपको दूंगा। अब ये वर्कबुक किस तरीके से डिज़ाइन है उसको पहले अपन समझेंगे। आपके पास एनसीईआरटी होगी, आप एनसीईआरटी खोल के देखिए। क्या एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यही है? ठीक है, यही नाम है उसका भी। ओके। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा हुआ है, राइट। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद यहाँ पे स्पेस छुटी है। तो आपने जो भी इंट्रोडक्शन से समझा उसको आपको यहाँ पे लिखना है अपने शब्दों में। ऐसा हो सकता है आपने सोशल साइंस में किया हो, लेकिन यहाँ हम रेगुलर बेसिस पे इसको करते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारे सामने एक चैलेंज होगा वो ये होगा कि जब हम एग्ज़ाम लिखेंगे तो हमारे को बहुत सारी सब हेडिंग्स याद करना पड़ेगी, बहुत सारे थ्योरेटिकल एलिमेंट का कंक्लूजन हमें पता होगा, पर अपने शब्दों में रखने के लिए हम क्या करेंगे? वर्कबुक का सहारा लेंगे। तो जो भी हम पढ़ेंगे उसको अपने शब्दों में दो चार लाइनों में लिखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि जब हमें आंसर लिखना हो तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। फिर एक वर्ड आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस करके। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बाद फिर छोटी सी जगह छोड़ी है मैंने। अब यहाँ पे वर्कबुक कैसे काम आएगी वो देखिए। यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिख रहा है जिसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये तो पूरा खाली है, इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, है ना। इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। हो सकता है कि 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब मैं उन 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ लिख दूंगा तो ये वर्कबुक कैसे हुई? अब हम क्या करेंगे? पहले आपकी बुक में से 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, फिर उनकी समरी इस बॉक्स में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 6 हैं, टोटल कितने हो गए आपके? 6 हो गए। तो मैं कुछ इस तरीके से काम करूंगा, जैसे मैंने ये 2 लाइनें खींच दी ऐसे। क्या 6 बॉक्स हो गए अपने पास? अब हम इन 6 बॉक्सेस में सब हेडिंग नोट करेंगे और छोटे छोटे 3-4 पॉइंट और विथ एग्जाम्पल इसको लिख लेंगे। तो ये वर्कबुक वाला काम हो गया, और आपके बड़े 4-5 पेज का कंटेंट एक पेज में समराइज हो गया, राइट। दिस इज हाउ वी अप्रोच। इसके बाद ये टेबल बुक में भी है, यहाँ पे भी एक काम आ जाएगा। फिर एक इन्होंने दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इस पे मैंने पूरा एक पेज छोड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज में उसको क्या करेंगे? समराइज करेंगे, राइट। ज्यादातर इसी तरीके से इस बुक को डिजाइन किया है मैंने। देखो, थोड़ा लिखा है, थोड़ा छोड़ा है, थोड़ा लिखा है, थोड़ा छोड़ा है। क्यों? ताकि ये आपके काम आए। आप जो बचा हुआ पार्ट है वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ताकि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास एक बुकलेट होगी जो 50% बुकिश है और 50% आपकी लिखी हुई है, जो कि एक तरीके की समरी भी है और एक तरीके की वर्कबुक भी है, कंसेप्ट बुक भी है, राइट। और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि पढ़ने और सीखने में एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जितना हम विजुअलाइज करेंगे उतना हमको चीज़ें याद रहती हैं, राइट। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में मेरी कोशिश ये रहेगी कि तकरीबन हर टॉपिक का एक विजुअल पिक्चर अपन बना सके कि ये दिखता कैसा होगा। अगर हम इसे देखना चाहें तो ये कैसा विजुअलाइज करेगा, इस पे हमारी बहुत मेहनत होना चाहिए, ठीक है। तो इस बुक को हम एक तरीके से ड्राइंग बुक ही बोलेंगे आगे जाके, कि हमने सब चीज़ें डायग्राम में बना रखी।
एक चैप्टर आएगा आगे जाके इंटरनेशनल बिजनेसेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, उसमें करीबन करीबन 17 to 18 पॉइंट्स है। तो अब 18 पॉइंट याद कैसे रखेंगे? तो मैं 18 इमेजेस बनाऊंगा आप ही के साथ, अभी सिखा दूंगा इमेज कैसे बनाते हैं। आप 18 इमेजेस बनाएंगे और 18 इमेजेस को एक इमेज में कंसिडर करेंगे, एक इमेज में समराइज कर देंगे, उससे हमें क्या समझ में आ जाएगा कि ये हो गया पूरा चैप्टर, ये हमें टॉपिक समझ में आ गया। तो हमारी बहुत सारी मेहनत किस पे खर्च होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करने पे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करने पे, राइट। एनसीईआरटी हमारी प्राइमरी बुक रहेगी, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को लेके ही अपने को चलना है, एनसीईआरटी की 100% रीडिंग अपनी होना चाहिए। अब मैं कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं जो मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहली वर्कबुक मैं आपको दे दूंगा, तो इसकी हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, हमेशा आपको कैरी करना है, राइट। तो एक तो वर्कबुक की हार्ड कॉपी हो, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी एक हार्ड कॉपी को निकाल लेंगे, अपने पास रखेंगे और हार्ड कॉपी में ही उसको अपडेट करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग, आपके पास एनसीईआरटी हमेशा होना चाहिए और ये एनसीईआरटी लेटेस्ट प्रिंट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, 26-27 का, ठीक। अब दो बातें होती हैं यहाँ पे, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। मान लीजिए आपको एनसीईआरटी अभी लेटेस्ट मिल ही नहीं रही है स्टेशनरी पे, आप स्टेशनरी पे खरीदने जा रहे हैं तो आपको पिछले साल का एडिशन दे रहे हैं, 25-26 दे रहे हैं, 26-27 नहीं दे रहे। अपने एग्जाम तो 26-27 है, तब क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक गूगल पे जाना है, लिखना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की पहली वेबसाइट खुलेगी, उसमें जाना है, क्लास सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मैं करके भी दिखा देता हूँ, देखो। ऑनलाइन वाले इसको समझ लें बेटा। ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, सीबीएसई क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, इतना भी नहीं लिखेंगे, सिंपल एनसीईआरटी लिखेंगे तो भी आ जाता है। ये पहली वाली जो आपको वेबसाइट दिख रही है ncrt.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे, राइट। तो ये आपको सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो खुल जाएगा। इसमें अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट टू क्लास, क्लास कौन सी है, 11th। इसके बाद सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपना कौन सा है, बिजनेस स्टडीज, सारे सब्जेक्ट की होती है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल, तो टाइटल में ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदी अनुवाद है इसका, अपने को बिजनेस स्टडीज़ वाला चाहिए, हिंदी मीडियम जिनका हो सीबीएसई से उनके लिए हिंदी मीडियम में बुक होती है। फिर आप करेंगे गो, गो जब आप करेंगे तो आपके सामने ये बुक ओपन हो जाएगी। अब ये बुक लेटेस्ट है, ठीक है, चैप्टर वाइज है, टोटल कितने चैप्टर देख पा रहे हैं अपन, 11, और लेटेस्ट बुक है, राइट। तो अगर मान लो आपको लेटेस्ट नहीं मिली हो तो घबराना नहीं, क्या करना, इसमें इसको डाउनलोड कर लेना, तो आपके पास कंप्लीट जिप फाइल आ जाएगी, हर चैप्टर को ओपन करना और उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना, ठीक है। उस हार्ड कॉपी के साथ वर्क बुक रख लेना, तो आपके पास मेन बुक भी हो जाएगी, समरी बुक भी हो जाएगी। क्या बात क्लियर होती है? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बुक कहीं उलझ जाए तो यहाँ पे बात कर लेंगे। अब ऐसा क्यों, कई बार क्या होता है जब एनसीईआरटी अपनी बुक को रीप्रिंट करता है तो चेंजेस करता है, रेफरेंस वो चेंजेस बाद में करती है। ये समझना, पहले एनसीईआरटी ने चेंज किया, फिर जिसने रेफरेंस लिखी है वो एनसीईआरटी को पढ़ेगा, चेंजेस को पढ़ेगा, फिर रेफरेंस को रीप्रिंट करेगा, तो इसमें टाइम लगता है। तो अब जो टीचर्स होते हैं स्कूल के और जो दूसरे टीचर भी सब्जेक्ट पे डील करते हैं वो उनको पुरानी रेफरेंस से पढ़ा देते हैं। अब पुरानी रेफरेंस से पढ़ा दिया, लेकिन क्या हुआ कि टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, कुछ पार्ट चेंज हो गया है, अब उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्लास 11 में किसको फॉलो करना चाहिए, चुपचाप एनसीईआरटी को। क्लास 12th में जो मैंने बुक लिखी है उसमें आपको एनसीईआरटी नहीं भी पढ़नी पड़े तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब उसको एनसीईआरटी ड्रिवन ही लिखा है पूरा। लेकिन अब उसमें भी पिछले साल ये बात हुई, एनसीईआरटी ने अपनी बुक को रिप्रिंट किया और कुछ लिमिट्स को चेंज कर दिया। अब मैंने तो जब बुक लिखी थी उनको चेंज नहीं किया था, तो मैंने स्पेसिफिक एक रील बनाई एग्जाम के 2 दिन पहले, बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले, कि भाई साहब थोड़ा चेंज हो गया है। तो रील बना के मैंने उसमें क्लेरिफाई किया
कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। तो अपने पास मीडियम है, अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एक चीज़ आपके लिए और ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इन्होंने लिखा है रैशनलाइज्ड कंटेंट, देखते हैं इसमें कुछ चेंज आया है क्या। ठीक है, अभी तो कुछ चेंज ऐसा सच है नहीं। तो ये बुक वाला मैटर सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, तो हार्ड कॉपी होना चाहिए वर्कबुक की, एनसीईआरटी होना चाहिए, और अब आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करेंगे स्टेशनरी पे। आपकी दीदी आपको बताई थी कि स्टेशनरी पे मेहुल क्यों खर्च कराता है। ठीक है, स्टेशनरी पे क्या क्या खर्चा करेंगे, तो आप चाहें तो लिस्ट बना लीजिए। आपके पास कुछ चीज़ें हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। मैं आपको ज़िंदगी के एक अलग अनुभव पे ले चलूँगा, जिसमें मैं आपको पहली बार किताब पढ़ना सिखाऊंगा कि बुक कैसे पढ़ते हैं। और एक बार आपने मेरे तरीके से किताब पढ़ ली, इसके बाद आप दुनिया की हर किताब पढ़ लेंगे। मतलब उसके बाद आपको टेक्निक सिखा दूंगा कि बुक पढ़ी कैसे जाती है। कोई भी बुक पढ़नी हो, जैसे नॉर्मल भी कोई बुक पढ़नी हो और कोई भी किताब पढ़नी हो, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, और एनसीईआरटी को इस तरीके से क्यों लिखा है, क्यों लोग एनसीईआरटी पढ़ाने से बचते हैं, क्यों लोग रेफरेंस पहले पढ़ते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। क्लास 11th हमें बुक रीडिंग एबिलिटी सीखना है। ठीक, क्लास 12th में रीडिंग एबिलिटी आ चुकी होगी, राइटिंग पे काम किया जाएगा। राइट, तो पहली चीज आपको लेना है हाइलाइटर, सुंदर सुंदर मल्टी कलर हाइलाइटर लेना। ऐसा नहीं कि येलो कलर का ले लिया नियॉन और पूरी बुक को नियॉन कर दिया, बिल्कुल मजा ही आ जाता। हो जाते हैं ना वो लड़के लोग, कर लेते हैं ऐसा कि नियॉन खरीद लिया और पूरी बुक नियॉन कर दी। कुछ लोगों ने ग्रीन कर दी, पूरी ग्रीन कर दी। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने एक चैप्टर ग्रीन, एक नियॉन, एक ब्लू। तो मैंने भाई साहब, इससे अच्छा तो बुक लिखने वाला पेज पे कलर लगा देता है ना। तो मल्टी कलर अपने को खरीदना है, इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद आप खरीदेंगे स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स दो तरीके के आते हैं, एक बहुत छोटे से होते हैं स्लिप वाइज, मतलब बहुत छोटे से होते हैं, और एक होते हैं थोड़े से बड़े, जिसमें पूरा आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो करीबन। राइट, तो आपके पास दोनों होना चाहिए। कुछ जगहों पे जहाँ मैं वन लाइनर आपको दूंगा, वहाँ छोटा वाला लगाएंगे। कुछ जगह पे हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम बनाने की जगह नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उस डायग्राम बनाने की जगह के लिए मैंने वर्कबुक बनाई है, ताकि उसके डायग्राम को मैं यहाँ बना सकूँ। पर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डायग्राम वर्कबुक में बना लोगे तो फिर वर्कबुक में लिखोगे क्या। ठीक है, और फिर अगर एक कॉपी भी बनानी पड़ जाए तो इतनी मेहनत थोड़ी करना है। तो हम यूज़ करेंगे स्टिकी नोट। तो हम वो डायग्राम स्टिकी नोट में बना लेंगे, उस टॉपिक के ऊपर चिपका लेंगे, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा स्टिकी नोट एक होना चाहिए आपके पास, एक छोटा होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो आप पेन में स्टेशनरी रखेंगे, उसमें एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा कि पेंसिल के दो शेड ज़रूर रखना है। एक नॉर्मल पेंसिल रखना है, और एक आपने अगर थोड़ा बहुत पेंटिंग से ताल्लुकात रखते हो तो सुना होगा, एक HB और B करके पेंटिंग आती है, पेंटिंग आती है, पेंसिल आती है जो डार्क और बोल्ड होती है। राइट, तो वो बोल्ड कलर की एक पेंसिल आपके पास होना चाहिए, ताकि हम जब कोई डायग्राम बनाए तो डिफाइन करना आसान हो जाए। राइट, तो थोड़ा सा स्टेशनरी पे खर्च करेंगे ताकि अपनी बातचीत करना आसान हो जाए। बड़ा सिंपल है, चैप्टर तो देखो छोटा सा ही होता है, चैप्टर बड़ा नहीं होता है, कंसेप्ट बड़ा होता है। कंसेप्ट सीखने में हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, आज अपन एक कंसेप्ट पे शुरू करेंगे, एक लाइन से हम शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास अभी स्टिकी नोट होता तो मैं वो लाइन लगा ही देता, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी। शुरुआती एक पैराग्राफ आप पढ़ें, उसमें एक लाइन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ उस लाइन से आज का डिस्कशन चालू किया जाए। लाइन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ कंजम्पशन। तो जरा पहला पेज पढ़ो, कहीं टकराएगी ये लाइन, चेक करो जरा। लास्ट पैरा पे है, अच्छा बुक लाए हैं, नहीं शेयर कर लेंगे, आप थोड़ा सा खिसकेंगे, बैठ जाओ पीछे। ऑनलाइन में भी अभी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं बेटा आपके पास? ओके, वेरी गुड। तो व्हाट इज द लाइन, क्या लाइन बोली मैंने, क्या आप पैराग्राफ में ढूंढ पाए उस लाइन को? क्या लाइन है दीदी, बोल के बताओ। बिजनेस स्टार्ट्स विथ प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ कंजम्पशन। बिजनेस शुरू कहाँ से होता है? प्रोडक्शन से, और खत्म कहाँ पे होता है? कंजम्पशन पे। राइट, अब इस लाइन को जस्टिफाई करना है मेरे को, थोड़ा सा इस लाइन को समझना है मेरे को। ठीक है, तो अब मैं आपका एक पूरा पेज इसमें खर्च कर दूंगा। आओ, इसलिए देखो आप है ना, ऐसा मेरे जैसा नहीं करना है कि मेहुल यहाँ पे लिख रहा है तो अपन ये लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको स्टिकी नोट का ध्यान रखना है। मान लो आज अपन एक बहुत बड़ा डायग्राम बनाए,
ठीक। और वो डायग्राम एक पूरा पेज पे आ जाए तो पेज निकालने का, बुक में लगा लेने का, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा मेसी टॉपर बच्चा बनना है अपने को, कि अपन सब, मेरे तो बहुत सारे ऐसे हैं उनको कोई चैप्टर के 2 पेज अच्छे लगते हैं, वो फाड़ के अपने नोट्स में लगा लेते हैं। किताब सजा के क्या करेंगे, याद होना चाहिए ना वैसे। तो 2 बातों से शुरू करेंगे, आइए। लास्ट अपना एक डिस्कशन कुछ ऐसा था जो मुझे याद आता है, मुझे बताइएगा मैं सही याद कर पा रहा हूं या नहीं, जिसमें मैंने ऐसा कहा था कि 2 विंग है हमारे पास, एक है फर्म्स और एक है हाउस होल्ड। क्या ऐसा कुछ याद है आप सबको? हाउस होल्ड होते हैं और कौन होते हैं? फर्म्स होते हैं, है ना। हाउस होल्ड और फर्म्स में क्या रिलेशन था, एक बार वापस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तो ज्योग्राफी रही होगी। ज्योग्राफी के बेसिस पे हमने पॉपुलेशन डिराइव करी, वो पॉपुलेशन के 2 विंग बनाए, एक फर्म बनाया और एक क्या बनाया, हाउस होल्ड बनाया। अब जो फर्म है वो क्या करती है, ज्योग्राफी के पास जाती है, रिसोर्सेज लाती है और हाउस होल्ड को देती है। जो एग्जाम्पल है वो ऐसा है कि मान लो अगर हम सब एक आइलैंड पे रहते हैं और हमें भूख लग रही है, तो इस भूख को पूरी करने के लिए क्या किया जाए, तो जो फर्म है वो क्या करेगी, ओशन में जाएगी, सी फूड पकड़ के लाएगी। क्या पकड़ के लाएगी? और हमको दे देगी। अब हमको दे देगी का मतलब क्या, ऐसे फ्री में बांट देगी क्या? तो पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेंगे। मैं जाके नारियल पानी तोड़ लाऊंगा, आप जाके फिश ले आना, हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे। मॉडर्न टाइम में हमारे पास क्या है, करेंसी है, तो अब हम किस में एक्सचेंज करेंगे, करेंसी में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ बातें यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे यहाँ पे रही होगी ओशन, और ओशन में क्या मिलती है, फिश। फार्म में जो ये भाई साहब हैं, इन्होंने फिश को क्या किया होगा, कैच किया होगा, जो भी किया होगा, करते होंगे, इनकी टेक्निक होगी। इस फिश को वो ले जाके किसको दे देंगे, हाउस होल्ड को। क्या दे रहे हैं यहाँ पे वो, फिश। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा फिश का, यार आता है मेरे को वैसे, कैसे बनाते हो ऐसे करके, फिश ही है ये। देखो जज मत कर लेना, है ना, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है, पर मैं फिश नहीं बना पाता हूँ, ठीक है ना। आप समझ गए ना, फिश की बात कर रहा हूँ ना मैं। खाते हो क्या आप लोग? तो बस फिर क्यों बुरा मान रहे हो इतना। हाँ, खाने के बाद ऐसी दिखती है, ऐसा रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिश लाइक दिस। तो अब हमने फिश वहां पहुंचाई, हाउस होल्ड बदले में क्या देता, बार्टर सिस्टम होता तो हम बोल सकते हैं कोकोनट वाटर या कोकोनट प्लांट के साथ एक्सचेंज करता। पर अभी हम क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड में क्या देगा, मनी। क्या दे देगा, ठीक है, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ किया, जो फॉर्म ने किया, जो फॉर्म ने क्या किया बेटा, जो फॉर्म ने किया, फॉर्म ने किया क्या है, फॉर्म ने फिश दी है। तो हमने, फॉर्म ने फिश दी है और उसके बदले में पैसा लिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर्म ने फिश सेल करी है, ठीक। एक और वर्ड होता है, फॉर्म ने फिश सेल करी है, ठीक है, SE ऐसे यूज कर सकते। तो सेल करी है तो बदले में क्या आया है, पैसा है, ठीक है। तो सेल करी है, लेकिन किसके लिए करी है, पैसों के लिए करी है। तो सेल करी है, पैसों के लिए करी है, मतलब इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है, पैसा कमाने के उद्देश्य से करा है, राइट। पैसा कमाने के उद्देश्य से करा है, सेल करा है, सेल करके पैसा कमाया है। ये पैसा कमा के हम क्या करेंगे, अपने जीवन यापन करेंगे, अपने मन का काम करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो पैसा है ये मेरी कमाई है। कमाई का इंग्लिश नहीं याद कर पा रहा हूँ, कमाई का इंग्लिश क्या होगा, इनकम है। क्या बोलेंगे हम, हमने ये क्या करा है, इनकम किया है, इनकम हमने कमाया है, ठीक है। अब जब मैं बिजनेस में आगे बढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा कि ये इनकम वर्ड अभी यूज नहीं करना, है ना। एक गहरी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। हम जिस फील्ड को पढ़ रहे हैं, हम इस फील्ड में रहते भी हैं, ठीक है ना, हम इस दुनिया में रहते भी हैं और ये दुनिया की पढ़ाई हम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे कानों में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं,
जो इस किताब के हैं। जैसे इनकम, कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, हम इनकम कमाते हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इनकम बोलचाल का शब्द है। किसका शब्द है? बोलचाल का। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझना। कई सालों में शब्द का मतलब बदल जाता है क्योंकि वो बोलचाल में आ जाता है। ठीक है, जैसे आज से 100 साल पहले जब हम बोलते थे कि धर्म, एक शब्द क्या है? धर्म। तो धर्म का मतलब क्या होगा? धर्म मतलब क्या होगा 100 साल पहले? तो हम कुछ इस तरीके से बोलते थे, आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है शीतल करना। इस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है। धर्म मतलब क्या दिखा रहा है? आपकी एक्टिविटी, आपका कैरेक्टरिस्टिक, कि आप क्या एक्ट करते हो, आपका नेचर क्या है, वो धर्म है। जैसे गीता में एक शब्द आता है स्वधर्म, कि मेरा धर्म क्या है। ठीक है, गीता में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि धर्म के लिए लड़ाई हो रही है। अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, जब हम बोलते हैं हम धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं क्या? मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं? जैनिज्म की बात कर रहे हैं? तो बेटा ये तो रिलीजन है, ये थोड़ी धर्म है। ये धर्म नहीं, ये तो रिलीजन है। 100 साल पहले आपका धर्म था, जैनों का धर्म तो बाद में आया होगा। मतलब मैं 100 साल के ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2500 साल पहले जैनिज्म आया, तो अब तो डिबेट हो गया। ये डिबेट की प्रॉब्लम क्या है? शब्द का मतलब बदल गया बोलचाल की भाषा में। आज जब हम बोलते हैं धर्म, तो हम कहीं ना कहीं दिमाग में क्या सोचते हैं? रिलीजन। बात समझे आप बात को? तो वैसे ही हमारे ये कॉमर्स के शब्द बाजार में घूम रहे हैं। जैसे आपकी मम्मा शॉपिंग करने जाते होंगे और सब्जी अगर वगैरह खरीदते होंगे तो उनसे पूछते होंगे इसकी प्राइस क्या है, इसका रेट क्या है। ठीक है ना, प्राइस पूछ लिया, रेट पूछ लिया। अब कॉमर्स आपको बताएगा कि रेट का मतलब अलग है, प्राइस का मतलब अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो हम इन शब्दों को साफ करते हैं। तो अब जैसे हमने बोल चाल में सुना है कि जो कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, सही भी बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन इनकम का असल मायना क्या है वो आपको कॉमर्स सिखाएगा। ठीक है, तो अभी जब भी आप कोई वर्ड यूज करो और मैं उसको बोलूं कि मैं इस पे एक बार बात करूंगा, तो आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, ये इनकम पे मेहुल कभी आगे जाके बात करेगा। ठीक है, तो अभी इनकम इन्होंने कमाई, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूं, लेकिन इनकम कमाई नहीं है यहाँ पे, सेल का मतलब इनकम नहीं होता है। आगे अपन इस पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए बात इतनी है कि ओशन में गए थे फर्म, फर्म ने फिश पकड़ी, फिश ले जाके किसको दे दी? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने क्या कर दिया है? उसके बदले में क्या करा है? पेमेंट करा है। फर्म ने क्या करा है? कमाई करी है। कमाई कितने आए? नंबर कितने आए? ठीक है, फिर फोन पे कर लेंगे बात। फर्म ने क्या करा है? कमाई करी है। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, अब मैं उस तरफ से जाके सुनना चाहता हूं कि ये जो हाउस होल्ड है, इन्होंने जब फिश खरीदी होगी तो फिश को घर पे पकाया होगा और खिलाया होगा। मालदीव्स में है अभी अपन, है ना? तो जब इन्होंने, मैंने वर्ड क्या बोल दिया? इन्होंने फिश क्या करी होगी? मैं क्या बोल बैठा अभी? इन्होंने फिश पकाई होगी। उसके पहले क्या बोला मैंने? फिश क्या करी होगी? खरीदी होगी। मतलब अगर सामने वाले ने बेचा है तो आपने क्या किया होगा? खरीदा होगा। तो खरीदने को क्या बोलेंगे हम लोग? परचेस। क्या वर्ड बोलेंगे? ने खरीदा है, क्या वर्ड बोल देंगे? परचेस किया है। ठीक, तो इन्होंने खरीदा होगा, और खरीदा होगा तो उसका क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम पैसे क्या करते हैं? खर्च करते हैं। पैसे क्या करते हैं? खर्च करते हैं। क्या मैं लाइन ठीक बोल पाया? जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम पैसे क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। तो इन्होंने क्या फिश पे पैसा खर्च किया होगा? देखो एरो तो जा रहा है ऊपर, दिख रहा है ना आपको? एरो पैसों का जा रहा है, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो जो पैसे जा रहे हैं वो खर्चा है? बोलो ना दीदी, खर्चा है पक्का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाउस होल्ड के लिए ये एक्सपेंस है? अब मुझे इसमें तो उम्मीद है कि आप समझ जाओगे, खर्चे को इंग्लिश में एक्सपेंस बोल सकते हैं, राइट? फिर आगे जाके बता दूंगा कि एक्सपेंस का मतलब अलग होता है, पर ठीक है अभी तो बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं ठीक ठीक बोल पाया तो मैं कुछ ऐसा बोल पाया कि जब फर्म बेचती है
तो उससे जो पैसा आता है वो फर्म के लिए इनकम है। जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास सामान आ जाता है और हमको पेमेंट करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है ना। बात क्लियर है। अब इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो क्या है, फिश। अब फिश का भी कोई नाम रख दें, क्योंकि यहाँ पे फिश है, लेकिन हमारे इंदौर में तो बहुत सारी चीजें। जैसे मैं फोन खरीदूंगा तो मेरा खर्चा होगा, कॉमन बात। जो फोन बेचेगा उसकी कमाई होगी, कॉमन बात। तो फोन क्या है यहाँ पे, कोई नाम देना पड़ेगा ना। जैसे फोन सर क्या बोल सकते हैं कि मैंने, जैसे हिंदी बोलते हैं हमने चीज खरीदी, मतलब चीज खरीदते हैं, आओ तुम्हें चीज दिला लाऊं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंग। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, चलते कोई चीज दिला के लाऊं। तो ये चीजी क्या है, कुछ तो वर्ड देना पड़ेगा इसका। तो मैं इसको वर्ड दे देता हूँ प्रोडक्ट। क्या वर्ड दे देता हूँ बेटा, क्या वर्ड दे दिया मैंने, प्रोडक्ट। तो अब मैं आपके सामने कहानी को वापस से बोल रहा हूं, लेकिन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ध्यान समझना। फर्म यूज रिसोर्सेस टू सेल अ प्रोडक्ट टू द हाउस होल्ड इन अगेंस्ट ऑफ मनी which is considered as income for the firm. On the other hand, household purchase the same product in against of money which is considered as expense for the household. ठीक, this whole transaction is treated as sale purchase transaction. What is treated as सेल परचेज ट्रांजेक्शन। तो जब भी कोई सामान खरीदा बेचा जाता है, क्या करा जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये हुआ ट्रेड। क्या हुआ, ट्रेड। ट्रेडिंग सुना है, लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, सुना होगा। जैसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। कम में खरीदा, ज्यादा पे बेच दिया, ज्यादा पे खरीदा, कम पे बेच दिया, यही करते हैं। तो शेयर ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, खरीदना बेचना। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या मैं एक छोटा सा वर्ड आपको सिखा पाया, क्या ये वर्ड लैंग्वेज क्लियर होती है आपको। जो मैंने अभी इंग्लिश में 4 लाइन बोली, क्या वो समझ पाए, क्या आप पिक्चराइज कर पा रहे हो जो मैं बोल पा रहा हूँ। विजुअलाइज होना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए पिक्चर, यहाँ बनेगी तो मजा आएगा। नहीं तो मेरे लिए बहुत जल्दी है, ये लाइन बोलना बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं मानता कि आप इनकम एक्सपेंस समझते होंगे, पर मेरे को ये बोलना जरूरी है ताकि आप ध्यान समझ पाए। क्या बात क्लियर है। तो अगर हम इस कहानी को बहुत ध्यान से देख पाए हैं, अभी तक हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो फॉर्म करती है ना, ये करती क्या है, ट्रेड करती, सामान खरीदती बेचती है, इसके बदले में इसको आ जाते हैं पैसे। और इसी को हम लोग घुमा फिरा के क्या बोल देते हैं, बिजनेस है। क्या बोल देते हैं, बिजनेस है। पर लाइन ये नहीं है, लाइन क्या है जिससे बात शुरू हुई आज की, एंड्स विद। अच्छा, अब मैं इस लाइन पे आ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्म है, देख पा रहे हैं आप क्लियरली, ये जो फॉर्म है, ये फिश इन्होंने बनाई थी या बनी बनाई थी, मतलब किसी ने तो बनाई होगी, फिश के मम्मी पापा ने बनाई होगी। तो इन्होंने फिश पकड़ी थी और पकड़ के लाए थे। मतलब जो ये जर्नी है यहां से यहां तक की, इस पे अभी मैंने बात नहीं करी है, ठीक है ना। इसके आगे की तो मैंने आपको समझा दी कि फिश आ गई, फिश हमने क्या कर दी, बेच दी, ठीक। लेकिन ये फिश आई कहां से, अभी ये पूरी चर्चा अपनी बची हुई है, ठीक। मैं उसके पहले यहां आना चाहता हूं कि जब ये फिश ऐसे ऐसे करते हुए यहां पहुंची होगी हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड ने इसको क्या किया था, आप मुझे कुछ बोले थे, हाउस होल्ड ने क्या किया है, इसको कुक कर लिया है, पका लिया है, और कुक करके क्या किया है, खा लिया है। और जब खा लिया है तो क्या हो गया है, खत्म, खा के हजम हो गई, खा के क्या हो, डाइजेस्ट हो गई, सिंपल ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, हमने कंज्यूम कर लिया है। क्या बोल सकते, जैसे आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, खोला, खा लिया, कंज्यूम हो गया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, फर्म जब चिप्स का पैकेट बनाती है तो खाती नहीं है, जबकि चिप्स का पैकेट बना क्यों है, खाने के लिए। फर्म इस पैकेट को आपको देती है, बदले में क्या लेती है, पैसे। इस पैसे से जाके खरीदती है।
लेकिन जब आप ये पैकेट खरीदते हो तो आप ये पैकेट क्यों खरीदते हो? खाने के लिए। क्या करने के लिए? कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए। इसका मतलब कंजम्पशन करने के लिए। तो कंज्यूम से वर्ड क्या पैदा होगा? कंजम्पशन। तो क्या आपको दिख रहा है कि एक एंड तो ये है हमारे सामने, जो लाइन शुरू हुई थी वो क्या थी? स्टार्ट्स विथ प्रोडक्शन एंड्स विथ। तो कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूम करने वाला व्यक्ति, वो लड़की जो बड़े से बाल लेके खड़ी है वो आपके सामने है। तो जो कंज्यूम करे उसका नाम क्या होना चाहिए? जो कंज्यूम करे उसका नाम क्या होना चाहिए? ये भी ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपके पास कॉपी हो तो अभी इतना बना लो और बेसिक लिखेंगे इसकी हेडिंग। ऑनलाइन में अब बात करें आप मुझसे, जब तक बच्चे लिख रहे हैं तब तक मैं आपसे बात करूंगा। बताइए बेटा, क्या इस कहानी के कहे हुए हर शब्द आपको क्लियरली समझ आए? शुभी को भी आए? पक्का? वेरी गुड। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, है ना, सब्जेक्ट को लेके। थोड़ा सा धीरे धीरे आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन हो जाएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे बोले, देखो आप समझ पा रहे होंगे मैं शब्दों को बहुत रोक के और बहुत आराम से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तोतला हूँ और अकला हूँ कि मैं बोल नहीं सकता तेज, पर मैं शांति से इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ ताकि एक एक शब्द का इम्पेक्ट आपके कानों पे ठीक पड़े। आपको ये शब्द उस तरीके से सुनना है जिस तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा धीरे बात कर रहे हैं अपन, थोड़ा स्लो चर्चा कर रहे हैं अपन, राइट। तो आप किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो